Okay, so today we will discuss equilibrium of an electric dipole in external uniform electric field. अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि डाइपोल पर फोर्सेस कैसे लगते हैं, उन फोर्सेस क्या क्या इफेक्ट होता है, उन फोर्सेस की इफेक्ट की वजह से डाइपोल पर एक टॉर्क एक्ट करता है और उस टॉर्क की वजह से डाइपोल की एक नेचुरल टेंडेंसी हो जाती है कि वो अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट कर लेता है. इट अलाइंस इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर हम उसकी नेचुरल टेंडेंसी ऑफ रोटेशन के अगेंस्ट डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो डाइपोल में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है. ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था. तो सपोज ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा गया है. ये है हमारा डाइपोल. ये डाइपोल है. यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. डाइपोल सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर लिखा है, थीटा एंगल पर रखा गया है. ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया. ठीक है, यहाँ पे हम डाइपोल के प्लस माइनस साइन नहीं बना रहे हैं बिकॉज अब तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि प्लस वाला किस तरफ रखा होगा और माइनस वाला किस तरफ रखा होगा. ठीक है, जस्ट फॉर रिवीजन बोल देते हैं कि ये जो एरो बना है ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर है. इस डाइपोल मोमेंट वेक्टर के किस एंड पर नेगेटिव होगा और किस एंड पर पॉजिटिव चार्ज होगा ये ऑलरेडी पता है. तो पॉजिटिव वाला किस तरफ होगा, नेगेटिव वाला किस तरफ होगा. नेगेटिव वाला होता है एरो के टेल की तरफ और पॉजिटिव वाला किस तरफ होता है, पॉजिटिव वाला होता है एरो के हेड की तरफ. नेगेटिव टू पॉजिटिव पी वेक्टर का डायरेक्शन होता है. ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी हमने जस्ट फॉर रिवीजन यहाँ पर बता दिया. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये डाइपोल है. तो क्या क्या चीज हम लोगों ने पढ़ लिया था. टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल टाउ इक्वल टू, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो P क्रॉस E. ठीक है, P क्रॉस E होता है और इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड PE sin theta, where theta is the angle between the direction of P and E. And potential energy of the dipole, potential energy of the dipole कितना आ गया था, P डॉट E, यानी कि U इक्वल टू P डॉट E. यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी था, माइनस P था, माइनस P डॉट E. तो यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस P डॉट E. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड आ जाता है माइनस PE cos थीटा. और एक चीज रह गई, वो क्या चीज थी, फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल. फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल कितना था, 0. ठीक है, तो ये डिस्कशन हमारा चल रहा था. अभी पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क और फोर्स सारी चीजें हमने यहाँ पे समराइज कर लिए. तो इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल हमें डिस्कस करना है. इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि डाइपोल में कोई भी मूवमेंट ना हो, डाइपोल में किसी भी तरह का मूवमेंट ना हो. तो इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है. एक तो होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल मस्ट बी 0. और रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क 0 होना चाहिए. ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि डाइपोल पर फोर्स तो हमेशा ही 0 रहता है. फोर्स ऑन द डाइपोल इज ऑलवेज 0. ठीक है, तो यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमेशा ही रहेगा. बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम तब होगा जब टॉर्क 0 होगा.
तो टॉर्क जीरो कब होता है, यानी कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब होता है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम दो कंडीशंस में होता है, when theta is 0 and when theta is pi। इन दो कंडीशंस में 0 होता है because torque is PE sin theta। तो इन दोनों कंडीशंस में जब थीटा 0 है और जब थीटा पाई है, टॉर्क 0 हो जाता है। ठीक है, यानी कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम तब होगा जब पी वेक्टर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के अलोंग हो या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो दोनों ही इक्विलिब्रियम के केसेस हो जाएंगे, लेकिन फिर भी दोनों केसेस में डिफरेंस होगा। दोनों केसेस में डिफरेंस होगा, और क्या डिफरेंस होगा वो देखते हैं। तो सपोज एक केस में हम P को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ले लेते हैं और एक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो मान लो कि हमने एक केस लिया जिसमें P वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ले लिया। ये हमारा P वेक्टर है, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ले लिया, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 फॉर थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, डायपोल के दोनों एंड्स पर, यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले एंड हैं, उन पर फोर्स अगर देखें तो दोनों पर फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और नेट फोर्स हो जाएगा 0। मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो ऑलरेडी है ही। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को यहाँ पर हम पूरा डायग्राम में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव और नेगेटिव पर अब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, टॉर्क 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा 0 है। और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चलो सभी को यहाँ पर एक बार समराइज कर देते हैं। F 0 है, टॉर्क भी 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी इस केस में आई थी P cos थीटा हो गया cos 0, तो पोटेंशियल एनर्जी आई थी प्लस PE, इतनी पोटेंशियल एनर्जी आई। और इसी तरह से अगर हम दूसरे वाले केस के लिए भी डायग्राम बना लें, तो दूसरे वाला केस मतलब जिसमें डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको भी यहीं पर बना लेते हैं तो कंपैरिजन करना इजी होगा। तो हमने ये बना लिया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बना लेते हैं पहले, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बना लिया। पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बन गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और इसके अंदर एक डाइपोल को रख देते हैं जिसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ये है फॉर थीटा इक्वल टू पाई। तो इस केस में भी फोर्स 0 है, यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम रहेगा। टॉर्क भी 0 है क्योंकि 0 और पाई दोनों केस में साइन फंक्शन हो जाता है 0, तो टॉर्क भी हो जाएगा 0। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इस केस में थी माइनस PE, इस केस में प्लस PE, सॉरी यहाँ पर हमने गलत किया था, प्लस PE नहीं, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर होगा प्लस PE और यहाँ माइनस PE। ठीक है, कैसे होगा यहाँ पर फिर से एक बार फार्मूला से चेक कर देते हैं, कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए। माइनस P डॉट E था, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 0 के लिए U इक्वल टू माइनस PE cos 0, तो आता है माइनस PE। और थीटा इक्वल टू पाई के लिए, थीटा इक्वल टू पाई के लिए माइनस PE cos पाई, तो cos पाई होता है -1, तो PE इंटू -1 प्लस PE। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि किस केस में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और किस केस में पॉजिटिव है, बिकॉज पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी का बहुत बड़ा इंटरप्रिटेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पॉजिटिव जब होती है एनर्जी किसी सिस्टम की, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम में तो रहेगा लेकिन अनस्टेबल होगा। जैसे किसी मास बॉडी को अर्थ सरफेस से ऊपर लेकर जाएं और उसे रोक कर रखेंगे तो फोर्स 0 रहेगा। अप्लाइड फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अगर होगा तो फोर्स हो जाएगा 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव रहेगी क्योंकि हम उसे एक हाइट पर लेकर गए।
लेकिन वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। जैसे ही रिलीज करेंगे वो अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने के लिए नीचे आ जाएगा। इट मींस जब पॉजिटिव एनर्जी होती है किसी सिस्टम की तो वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। दिस इज अनस्टेबल एंड दिस इज स्टेबल, दोनों ही इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्यों ऐसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे समझेंगे? जैसे तुमने एक खिलौना देखा होगा, एक मॉल में कहीं जाते हैं घूमने तो वहां एक खिलौना रहता है बड़ा सा, ऐसे रबर का या प्लास्टिक का बना हुआ, उसके अंदर हवा भरी रहती है और उसके बेस में मिट्टी या रेत कुछ भर दिया जाता है, नीचे सैंड भर देते हैं और उसके मुंह पे लिखा रहता है हिट मी। ऐसा वाला खिलौना एक देखा होगा। तो उस खिलौने की खास बात क्या होती है कि उसके जहाँ पे हिट मी लिखा है उसके नाक पे मुंह पे लिखा हुआ है, जब उस पे गुस्सा मारते हैं तो वो एक तरफ झुकता है लेकिन दोबारा से फिर सीधा खड़ा हो जाता है। फिर घुसा मारो दूसरी तरफ, कितना भी उस पे घुसा मारो वो एक तरफ पूरा झुकेगा और दोबारा से सीधा खड़ा हो जाएगा। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस भी कर दिया जाए तो भी वो ऑब्जेक्ट वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इसी को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे कि देखो हमारा ये वाला जो फर्स्ट वाला केस था स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला, सपोज हमने डाइपोल को जबरदस्ती रोटेट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा इसको रोटेट कर दिया, मान लो ऐसी पोजीशन में इसको लेके आ गए, डाइपोल को हमने इस तरह से इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। तो डिस्टर्ब कर देने से क्या होगा कि डाइपोल के जो दोनों एंड्स पर फोर्स लग रहा था, ये वाला पॉजिटिव एंड इधर होगा, जिधर एरो का हेड होता है उधर होता है पॉजिटिव एंड, तो इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और नेगेटिव वाले पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये वापस एक कपल ऑफ फोर्स बना लेंगे, ये फिर से एक कपल ऑफ फोर्स बना लेंगे। बिकॉज कपल ऑफ फोर्स कब बनता है? जब फोर्सेस के बीच में लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो। जब डाइपोल ऐसे सीधा था तो दोनों पर फोर्स एक ही लाइन पर लग रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में था बट एक ही लाइन पर लग रहा था, तो इसलिए टॉर्क था जीरो। लेकिन जब हमने डाइपोल को डिस्टर्ब कर दिया उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो क्या हुआ, फिर से टॉर्क लगने लगा और फिर से टॉर्क लगेगा और डाइपोल फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा, यानी फिर से पी वेक्टर ई वेक्टर के अलोंग हो जाएगा, मतलब फिर से अपनी पुरानी पोजीशन में आ गया, इसीलिए इसको हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके। और ये जो दूसरा वाला केस है, अगर इसमें हम डाइपोल को डिस्प्लेस करते हैं, देखो मान लो डाइपोल को हमने उसके स्टेबल पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, ऐसी वाली पोजीशन में लेकर आ गए, डाइपोल को हमने घुमा दिया। डाइपोल को जब हम इस पोजीशन में ले आए तो क्या होगा, देखें जरा, डाइपोल को हमने ऐसे घुमा दिया, इसके ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटा दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, डाइपोल के जो एंड्स हैं उन पर लगने वाला फोर्स, पॉजिटिव वाले पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F और नेगेटिव वाले पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F। तो जरा अब देखो ये जो नए फोर्सेज आ गए, नए फोर्सेज नहीं मतलब थे पहले भी, अब इनके लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो गए, ये जो फोर्सेज आ गए अब ये फिर से टॉर्क प्रोड्यूस करने लगेंगे क्योंकि अब इनके लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो गए। बट अब टॉर्क का डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव वाला एंड उस पर टॉर्क किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, उस पर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और जो नेगेटिव वाला एंड है उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। उससे क्या होगा, डाइपोल किधर घूमेगा, डाइपोल ऐसे घूमेगा, इस तरह से घूमेगा, और जब ऐसे घूमेगा तो पी वेक्टर अल्टीमेटली किधर चला जाएगा, पी वेक्टर घूमकर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब डाइपोल का पी वेक्टर पहले ऐसे था इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, अगर हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ऐसे घुमा दिया थोड़ा सा, तो ये वापस अपने पहले वाले पोजीशन में नहीं जा पाएगा, पी जो है वो ई के डायरेक्शन में घूम जाएगा, ठीक है। डाइपोल विल रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अपनी वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में वापस नहीं जा पाएगा, इसीलिए इस पोजीशन को बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बिकॉज जिस पोजीशन में था यानी थीटा इक्वल टू पाई पोजीशन में था, अब वो वापस उसमें नहीं जा सकता,
That is why this position is called equilibrium, but the equilibrium is unstable. और इस केस में क्या हुआ था, P इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग था, डिस्प्लेस कर दोगे तो वापस वो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है, वापस अपने पुराने इक्विलिब्रियम पोजीशन में चला जाएगा। तो ये हुआ इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो फोर्स और टॉर्क दोनों जीरो होने चाहिए तब इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन स्टेबल है या अनस्टेबल है इसके लिए हमें एनर्जी को देखना पड़ेगा। अगर एनर्जी पॉजिटिव है तो अनस्टेबल होगा और एनर्जी नेगेटिव है तो स्टेबल होगा। और ये एनर्जी वाली बात ये हर सिस्टम के लिए, तुम जितने भी सिस्टम्स पढ़ोगे सबके लिए एप्लीकेबल है। पॉजिटिव एनर्जी मींस अनस्टेबल और नेगेटिव एनर्जी मींस स्टेबल, ठीक है। तो अब यहाँ पर और एक थोड़ा एप्लीकेशन पढ़ते हैं इसी चीज का, कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए और उसे स्टेबल पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा। तो ये एक एप्लीकेशन है इसी थ्योरी का। तो मान लो कि एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा गया है। सपोज पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही रखा था हमने, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में, और फिर इस डाइपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया। डाइपोल को डिस्प्लेस कर दिया, मान लो इतना एंगल पर इसको घुमा दिया गया, ठीक है, डाइपोल को हमने थीटा एंगल से घुमा दिया। तो अभी जैसे डिस्कशन हो रहा था, तो डाइपोल की नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि वो अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन कर लेगा, मतलब डाइपोल पर इधर टॉर्क लगेगा और डाइपोल इस तरह से रोटेट हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। रोटेट होने से क्या होगा, जो डाइपोल थीटा एंगल पर जब रखा गया था तब डाइपोल में कितनी एनर्जी स्टोर्ड थी, तब डाइपोल में एनर्जी स्टोर्ड थी माइनस प्लस पीई कॉस थीटा, ठीक है। प्लस एनर्जी हमने क्यों लिखी, समझ में आ गया, क्योंकि जब हम डाइपोल की नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट उसको रोटेट करेंगे तो उसमें इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। यह है डाइपोल में स्टोर्ड एनर्जी। और जैसे ही डाइपोल को रिलीज कर दिया जाएगा, रिलीज कर देने से क्या होगा, डाइपोल अपनी एनर्जी को भी रिलीज करेगा, और एनर्जी को रिलीज करने से जब डाइपोल अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा तो उसकी सारी एनर्जी खर्च हो चुकी होगी। एनर्जी रिलीज कर दिया मींस एनर्जी खर्च हो चुकी होगी। बट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी जो डाइपोल ने रिलीज की है वो कहाँ जाएगी, वो एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ठीक है। दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगी तो कौन से फॉर्म में चेंज हो जाएगी, तो वो चेंज हो जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। स्टोर्ड एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, एज द डाइपोल aligns itself along E, its energy, its potential energy converts into rotational kinetic energy, ठीक है। मतलब जब डाइपोल अपने इस पोजीशन में आएगा, फिर से थीटा इक्वल टू 0 पोजीशन में जब आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी, बट उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और कितनी आ जाएगी, जितनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी, ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली होगी, ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, बिकॉज डाइपोल ट्रांसलेशनल मोशन तो कर ही नहीं सकता, बिकॉज उस पर नेट फोर्स है 0। बट जब रोटेट होकर वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी आ जाने के कारण क्या होगा, जब डाइपोल अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आएगा तो वो वहां पर रुक नहीं पाएगा और आगे निकल जाएगा। देखो यहाँ पर हम एक फिर से बना लेते हैं डायग्राम। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड और ये था हमारा डाइपोल, ये डाइपोल था। तो जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने के लिए ऐसे वापस आया था, तो वापस आकर वो इस पोजीशन में रुकेगा नहीं,
वो और आगे निकल जाएगा, डाइपोल रोटेट होते हुए आगे निकल जाएगा, मान लो यहाँ तक पहुंच जाएगा। सपोज इस पोजीशन को हम लिख देते हैं P डैश। तो डाइपोल रोटेट होते होते यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 पर रुकने की बजाय और आगे चला जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब रोटेट होकर यहाँ आ गया तो रोटेट होकर यहाँ आने से क्या होगा, डाइपोल की जितनी एनर्जी इस पोजीशन में थी, कितनी एनर्जी थी, Pe cos थीटा। ठीक है, तो डाइपोल की एनर्जी का लॉस हुआ नहीं, तो यहाँ पर घूमकर वापस उतनी ही दूर चला जाएगा जितनी दूर उसकी एनर्जी फिर से हो जाएगी Pe cos थीटा। जब इधर चला गया तो फिर से एनर्जी स्टोर हो गई, एनर्जी स्टोर होने से क्या होगा, फिर ये अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाने से क्या होगा, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो फिर जैसे यहाँ पहुंचेगा फिर से इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, फिर ये यहाँ पर रुकने की बजाय फिर क्या होगा, आगे निकल जाएगा, घूमते हुए आगे चला जाएगा। ठीक है, तो फिर से P इसमें इस पोजीशन को हम मान लेते हैं A और इस पोजीशन को मान लेते हैं B। ठीक, और ये पोजीशन है हमारा C, तो C था इक्विलिब्रियम। तो डाइपोल क्या होगा, C के दोनों तरफ A से C आते समय पार होके B तक चला जाएगा, B से C आ रहा होगा तो फिर C से पार होके A तक चला जाएगा, फिर A से इधर आएगा तो फिर B चला जाएगा। यानी कि डाइपोल क्या होगा, अब C पॉइंट पर यानी थीटा इक्वल टू 0 पोजीशन पर अब कभी रुक नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें बार बार एनर्जी जो स्टोर होती है ड्यू टू रोटेशन, वो बार बार रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। तो इसलिए क्या होगा, डाइपोल का ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, डाइपोल का शुरू हो जाएगा ऑसिलेशन, डाइपोल ऑसिलेट करने लगेगा सी पोजीशन, यानी ये वाली जो पोजीशन थी थीटा इक्वल टू 0 पोजीशन, इसके दोनों तरफ डाइपोल का ऐसे रोटेशनल ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये ऑसिलेशन शुरू हो जाएंगे जिसको बोलेंगे रोटेशनल ऑसिलेशन। समझ गए? तो अब हम इसका फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, रोटेशनल ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो तुमने पढ़ा होगा 11th क्लास में पढ़ा था SHM। SHM में हम किस तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालते थे। तो SHM में हम कैसे निकालते थे, SHM में कोई भी ऑब्जेक्ट SHM कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कैसे प्रूव होता था, जब हम उसका एक्सेलरेशन प्रूव करते थे कि वो नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक्सेलरेशन हैज टू बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसमें जो माइनस साइन है, माइनस साइन ये बताता था कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, और एक्स क्या चीज था कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में ये बात प्रूव हो जाती थी कि उसका ऑसिलेशन का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और अपोजिट है, तो वो SHM प्रूव हो जाता था। फिर उसके बाद क्या करते थे, एक्सेलरेशन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इससे कंपेयर कर देते थे। तो कंपेयर कर देने से ओमेगा की वैल्यू मिल जाती थी, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी। यहाँ से हम t कैलकुलेट कर लेते हैं। तो SHM का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमें पता चल जाता है। तो सिमिलर चीज यहाँ भी करेंगे, बस डिफरेंस ये होगा कि यहाँ जो SHM है वो लीनियर नहीं है, वो रोटेशनल है। तो जब रोटेशनल SHM होगा तो वहां पर फोर्स नहीं होगा, रिस्टोरिंग फोर्स जैसे वहां होता था, फिर हम फोर्स को मास से डिवाइड करके निकाल लेते थे एक्सेलरेशन, वैसे ही यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन की बजाय मिलेगा हमें रोटेशनल एक्सेलरेशन। और रोटेशनल एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, रोटेशनल एक्सेलरेशन मिलेगा टॉर्क से। ठीक है, बिकॉज लीनियर मोशन के लिए हमें चाहिए था, यहाँ पर हम फिर से सारा चीज लिख देते हैं, फॉर लीनियर मोशन, लीनियर मोशन के लिए क्या होता है इक्वेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना था तो फोर्स को मास से डिवाइड करते थे। और फॉर रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन के लिए फोर्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। और जो वहां मास का रोल होता था वो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल होता है, जो वहां एक्सेलरेशन का रोल होता था वो यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन का होगा। ठीक है,
तो एंगुलर एक्सेलरेशन अगर हमें चाहिए तो कैसे निकलेगा, अल्फा इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। तो सिमिलर चीज यहाँ भी यूज करेंगे। तो डाइपोल पर जो रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा वो कितना होगा, देयरफॉर रीस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, डाइपोल पर कितना रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट कर रहा था, कितना टॉर्क एक्ट कर रहा था, पी ई साइन थीटा। जब डाइपोल थीटा पोजीशन में था तो पी ई साइन थीटा टॉर्क उस पर एक्ट कर रहा था। ठीक है, तो रीस्टोरिंग टॉर्क और डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला टॉर्क दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो इक्वल एंड अपोजिट होने से ही वापस वो रीस्टोर पोजीशन में आ पाएगा। तो इसलिए जब हम इसका अल्फा निकालेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन, देयरफॉर एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डाइपोल, डाइपोल का एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल। तो क्या लिखेंगे, पी ई साइन थीटा बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल ये हो जाएगा आई। फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे क्या करेंगे, अब लिखेंगे फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, छोटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए साइन थीटा will be approximately equal to theta, therefore alpha equal to pe by moment of inertia into theta। तो यहाँ पर देखें, p है डाइपोल मोमेंट ऑफ द वेक्टर, p is dipole moment of the vector, e is external uniform electric field and I is moment of inertia। तो ये सारी चीजें तो हैं कांस्टेंट, तो बचा क्या, बचा फिर ये पार्ट तो हो गया कांस्टेंट, तो बचा क्या, थीटा। थीटा ही वेरिएबल है और ये क्या चीज है, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो अगर ये कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हमने प्रूव कर लिया कि यहाँ पर हो रहा है एंगुलर एसएचएम। ठीक है, एसएचएम प्रूव करने की कंडीशन क्या होती है, एक्सेलरेशन हैज टू बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। माइनस साइन तो रहेगा ही बिकॉज रिस्टोरिंग टॉर्क और टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम चाहें तो यहाँ पे माइनस साइन भी लिख सकते हैं बिकॉज अपोजिट डायरेक्शंस हैं। समझ में आ गई बात। तो एंगुलर एसएचएम प्रूव हो गया। तो एसएचएम जब प्रूव हो गया उसके बाद में क्या बचता है, उसके बाद में बचता है कि हम पता लगा लें कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकलेगा कि जो अल्फा की वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है अल्फा की, यहाँ पर ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा एसएचएम का क्या था कि एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये था। तो देखो उसको कैसे करेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा हमने पहले, स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर एसएचएम। ये कैसा एसएचएम है, रोटेशनल एसएचएम है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो लीनियर वाला था उसमें हम क्या लिखते थे, उसमें लिखते थे हम एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या लिखेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये अगर हमारा इक्वेशन 3 था और ये इक्वेशन 4 है, तो 3 और 4 को कंपेयर करेंगे, कंपेयर 3 एंड 4, 3 और 4 को कंपेयर किया तो 3 एंड 4 को कंपेयर करने से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी। कितने आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, जरा 3 और 4 को कंपेयर करो, 3 और 4 को कंपेयर करते हैं और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो देखें जरा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, पी ई बाय आई। आई क्या चीज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा रूट पी ई बाय आई
फिर ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई बाई टी, तो क्या मिल जाएगा रूट पीई बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रूट पीई बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ रही है, देखो पहले 1 बाई टी लिख लेंगे, 1 बाई टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 बाय 2 पाई पीई बाय आई, एंड 1 बाय टी इज फ्रीक्वेंसी, तो 1 बाय टी को हमने एफ लिख दिया इक्वल टू 1 बाय 2 पाई पीई बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हमारा आ गया डाइपोल जब ऑसिलेट होगा, डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेट होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। ठीक है, बस तुम ऐसे याद रखना कि जैसे कि एसएचएम में था उसी एनालॉजी से हमें सॉल्व करना है। बस फोर्स की जगह टॉर्क लेना है, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन लेना है, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेना है। ठीक है, और डाइपोल का शेप कैसा होता है और डंबल के जैसा होता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, दोनों एंड से mr स्क्वायर और इस तरफ से mr स्क्वायर। ठीक है, तो उसमें r की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो हम डायग्राम बना के बता देते हैं। मान लो हमारे पास एक डाइपोल था, इससे डंबल के शेप का एक डाइपोल था। सपोज ये कोई मॉलिक्यूल था, सपोज सोडियम क्लोराइड का ही मॉलिक्यूल ले लेते हैं मान लो, तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल था, इधर एक एटम लगा हुआ है और इधर एक एटम लगा हुआ है। ठीक है, तो सपोज ये हो गया हमारा सोडियम और ये हो गया क्लोराइड, इधर माइनस इधर प्लस, तो ये बन गया डाइपोल। ये हो गया सेंटर, तो सेंटर से इस तरफ L डिस्टेंस है और इस तरफ L डिस्टेंस है। ठीक है, इधर मास है मान लो m1 और इधर मास है मान लो m2, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाया जा सकता है। कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा m1 L स्क्वायर प्लस m2 L स्क्वायर, तो इस तरह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालकर इस फार्मूला में यूज कर लेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा। समझ आ गई बात, अगर सेंटर के अबाउट रोटेट होगा तो इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पता चल जाएगा, m1 प्लस m2 L स्क्वायर। ठीक, तो अब ये बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड जो हमारा डिस्कशन चल रहा था 3-4 क्लासेस से, शायद 4th क्लास है इसका, तो अब ये कंप्लीट हो गया है बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। अब अगले जो हमारा क्लास होगा, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फ्लक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लक्स के बाद में होगा गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के 3 एप्लीकेशंस हैं वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। डाइपोल का बिहेवियर इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में, अभी है कि नहीं पता नहीं, बट फ्यूचर में तो जरूर है। ओके, सो नाउ वी स्टॉप आवर क्लास।